नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनम राव। की शुरुआत करते हैं। देहरादून में आयोजित संस्कृत छात्र प्रतिभा सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने गार्गी बालिका संस्कृत छात्रवृत्ति और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर SC/ST संस्कृत छात्रवृत्ति वितरित की। साथ ही प्रतियोगी परीक्षा, स्वास्थ्य केंद्र और ई संस्कृत संभाषण शिविर का वर्चुअल शुभारंभ किया। वहीं उत्तराखंड संस्कृत विश्वविद्यालय की त्रैमासिक पत्रिका संस्कृत वार्ता का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि संस्कृत भारत की ज्ञान परंपरा की आधारशिला है और राज्य में इसे बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री आवास में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महानिदेशक शत्रुजीत कपूर से शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान सीमाओं की सुरक्षा, सीमांत क्षेत्र के विकास और आपदा प्रबंधन में समन्वय पर विस्तार से चर्चा की गई। तो वहीं इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ITBP की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि सीमांत क्षेत्रों में तैनात जवान न केवल सुरक्षा में योगदान दे रहे हैं बल्कि स्थानीय विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। देहरादून के बालावाला में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाग लिया और इसे हिंदू समाज की चेतना, एकता और आत्मगौरव का महापर्व बताते हुए कहा कि ये कार्यक्रम केवल एक आयोजन नहीं बल्कि सांस्कृतिक जागरण का प्रतीक है। देहरादून कर्मचारी संघ सीएम धामी की बैठक समाप्त। आपको बता दें, सरकारी दफ्तरों में बनेगी नई सुरक्षा SOP। SSP को गिरफ्तारी के सख्त निर्देश। विधायक से भी जवाब तलब संभव। फिलहाल कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी। कोर कमेटी बैठक में आगे की रणनीति। और आपको फिर से बता दें, विधायक से भी जवाब तलब संभव है। फिलहाल कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार जारी है। देहरादून कर्मचारियों संघ सीएम धामी की बैठक समाप्त। सरकारी दफ्तरों में बनेगी नई सुरक्षा SOP। SSP को गिरफ्तारी के सख्त निर्देश। विधायक से भी जवाब तलब। कोटद्वार में संत निरंकारी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से दशहरा मैदान और खो नदी क्षेत्र में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस अभियान में उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु भूषण खंडूरी ने भी भाग लिया और स्वयं सफाई कार्य में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि पर्यावरण और मन की स्वच्छता दोनों ही आवश्यक है। समाज को गंदगी और प्रदूषण से बचाना हम सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने ट्रस्ट के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे अभियान जन जागरूकता बढ़ाते हैं और सामाजिक जिम्मेदारी का संदेश देते हैं। ये बहुत खुशी की बात है कि संत निरंकारी मिशन कोटद्वार में इस तरह का कार्य कर रहा है। जीवन जल और उन्होंने मन तन को जोड़ा है और कहा है कि जब तक हमारा जल स्वच्छ नहीं रहेगा, तन मन स्वच्छ रहना मुश्किल है, स्वस्थ रहना मुश्किल है। इसी तरह से जब तक तन मन स्वस्थ नहीं रहेगा, आसपास के अपने पर्यावरण को, इलाके को बचाना और स्वस्थ और अच्छा रखना भी मुश्किल होगा। तो दोनों चीजों को जोड़कर बहुत ही सुंदर उन्होंने कार्य यहाँ पर किया है। हल्द्वानी के राज्य जलागम परिषद के उपाध्यक्ष एवं दर्जा राज्य मंत्री शंकर कोरंगा के जनसंवाद आधारित बजट और अर्ध कुंभ की तैयारियों पर जानकारी दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश में नई कार्य संस्कृति स्थापित हुई है। इस बार का बजट जन आधारित होगा, जिसमें ग्रामीण विकास, जल संरक्षण, स्वरोजगार, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के रोजगार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अर्ध कुंभ की तैयारियों की स्वयं मुख्यमंत्री मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
2021 के बाद अभी जो हमारा ये कुंभ होने वाला है हरिद्वार में, ये सनातन धर्म की जो हमारा पताका है, उस ध्वज पताका को आगे लेकर के जाने वाले इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसमें अभी क्योंकि कुंभ को लेकर के तैयारियों बैठक के लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी हरिद्वार में सभी विभागीय अधिकारियों के साथ चर्चा की थी। उन्होंने एक एक चीज, एक एक बिंदुओं को छूते हुए, जैसे घाटों की साफ सफाई है, लोगों के आने की व्यवस्था है, पुलिस प्रशासन की व्यवस्था है, और मंदिरों के और ये सब साफ सफाई की व्यवस्था है। और इतना बड़ा ये कुंभ है, क्योंकि हमारे लिए सौभाग्य की बात है, उत्तराखंड में जो हमारा जो कुंभ लगने जा रहा है, ये हमारी आस्था का केंद्र है। धर्म और आस्था के केंद्र से जुड़े हुए व्यक्ति कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 51 दून बिहार जाखन में पार्टी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात के 131वें संस्करण को सुना, जहां इस अवसर पर मंत्री जोशी ने कहा कि मन की बात कार्यक्रम देशवासियों को सकारात्मक सोच, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करता है। हर मन की बात में कुछ ऐसी चीजों की जानकारी हमें मिलती है, जैसे आज ऑर्गन डोनेशन की बात हुई, वीजा रेस्टिंग की बात हुई, प्रथम गवर्नर जनरल राजगोपालाचार्य जिनको बड़े कार्यक्रम। तो मेरा ये कहना है कि हर व्यक्ति को आधा घंटा निकालकर मन की बात को अवश्य सुनना चाहिए और निश्चित ही उसका लाभ उसको मिलेगा। और यही करने की आज मन की बात की रूपता इतनी बढ़ गई है कि सब मन की बात सुनने को उत्सुक रहते हैं। ये आपके पैसे की शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। देहरादून में प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय प्रकरण को लेकर सियासी बयानबाजी जारी है, जिस पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कहा कि पार्टी ने रायपुर विधायक उमेश शर्मा काऊ से बात कर उनका पक्ष सुना और माफी मांगने के बाद अब इस मुद्दे को अनावश्यक तुल नहीं देना चाहिए। मैंने उनको बुलाकर बातचीत की, देर रात हमारी बातचीत हुई है और उन्होंने इस घटना के लिए क्षमा भी मांगी है। हम किसी भी प्रकार से इस प्रकार की घटनाओं को ना तो स्वीकार करते हैं, ना किसी जनप्रतिनिधि से अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार की घटनाएं करें। अधिकारी जो है उनको भी इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि जनप्रतिनिधि से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। आखिरकार हमारी देवभूमि में इस प्रकार कल्चर कभी नहीं रहा है। संयम सबके लिए आवश्यक होता है और हमने उनसे भी कहा है संयम बरतने की आवश्यकता है। और मैंने अपील भी की है सभी शिक्षक संगठनों से कि इस प्रकार की परिस्थितियों में हमको कम से कम इस व्यवहार का प्रदर्शन करना चाहिए कि ना तो राजनीतिक दल इसको स्वीकार करते हैं, ना इस तरह की घटनाओं को समाज ही स्वीकार करता है। हल्द्वानी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुमित हदेश ने मुखानी क्षेत्र में 33 लाख रुपए की विधायक निधि से बने सीसी मार्गों का लोकार्पण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, पार्षद और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। मुखानी की कई गलियों में लंबे समय से सड़क और जल भराव की समस्या थी, जिससे बरसात में लोगों को दिक्कतें होती थी। विधायक ने कहा कि उनकी प्राथमिकता जनता को बुनियादी सुविधाएं देना है। स्थानीय पार्षद और शैलेंद्र दानू ने मार्ग निर्माण के लिए विधायक का आभार जताया। शैलेंद्र सिंह दानू है और मैं वार्ड 17 से पार्षद हूँ। और इस वक्त अभी हम जो ये गली आप देख रहे हैं जिसका भी लोकार्पण हो रहा है, ये है संजय कॉलोनी। संजय कॉलोनी में जो विगत 12 साल से पहले से यहाँ पे जो रोडें ये उखड़ी पड़ी थी, इसके अलावा जो नाली है उसमें जल भराव की समस्या या गंदगी रहती थी, हमारे स्वीपर को भी बड़ी दिक्कत होती। तो 12 साल बाद विधायक जी के माध्यम से ये सड़क बनी है। इसके अलावा हमारी अभी सतीश कॉलोनी में सड़कों का बड़ा बुरा हाल था, वहां पे भी अभी लोकार्पण होने जा रहा है। वहां भी विधायक जी के माध्यम से 8 लाख रुपए की वहां पे सड़क दी गई थी। तो कॉलोनी के लोग बहुत ज्यादा खुश है कि यार इतने सालों से हमें समस्या का समाधान करना पड़ा था। आज वो लोग विधायक जी का तहे दिल से आभार व्यक्त कर रहे हैं कि उनके माध्यम से ये सड़कें यहाँ पे बनने जा रही हैं। अनेकों लोकार्पण अभी बाकी, क्योंकि विधायक निधि आप जैसे जानते हैं, अखबार में भी आप पढ़ते हैं,
सबसे पहले अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है तो मैं ही कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे एक तो कार्यकर्ता बहुत सारे हैं हर क्षेत्र में, और सारे लोग ऐसे सामाजिक कार्यकर्ता हैं जो क्षेत्र की समस्याओं को समझते हुए विधायक निधि का सदुपयोग करते हैं। तो इसलिए भी बहुत सारे अनेकों लोकार्पण आप इस वर्ष देखेंगे, क्योंकि 2022-23 के भी कई लोकार्पण हैं जो रह गए हैं। 22, 23, 24, 25 और अब 26 आ गया है। सारे सालों के लोकार्पण होंगे और हर क्षेत्र में मैंने विधायक निधि बराबर हिस्से में दी है, और 20 करोड़ की सड़कें शासन से स्वीकृत करवाकर इस वर्ष के अंत तक हल्द्वानी क्षेत्र में बन जाएगी। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक सज्जन ट्रेन में अपने 25 वर्ष के बेटे के साथ सफर कर रहे थे। ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर लड़का चिल्ला रहा था, पापा देखो पेड़ पीछे भाग रहे हैं। पिता मुस्कुराया, लेकिन पास बैठा व्यक्ति इस युवक के बचकाने व्यवहार से थोड़ा परेशान हो गया। उसको अजीब सा लगा। थोड़ी देर बाद लड़का फिर चिल्लाया, पापा देखो कितने रंग बिरंगे सुंदर पहाड़ हैं, बादल हैं, नदियां हैं। पिता फिर मुस्कुराया, लेकिन पास बैठे व्यक्ति से अब नहीं रहा गया। उसे लगा शायद ये लड़का कुछ मानसिक समस्या वाला है, मेंटली रिटार्डेड है। उसने पिता को कहा, भाई साहब आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? पिता ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दिखाया था, कल तक ये नेत्रहीन था, अब इसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई है और इसे दिखने लगा है, इसीलिए इसे ये सब कुछ नया नया सा लग रहा है। दोस्तों, किसी के बारे में कोई धारणा बनाने से पहले उसकी सच्चाई को भली भांति जानना चाहिए। हो सकता है वास्तविकता कुछ और ही हो। कहते हैं ना, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं। जनाब, देखकर परखना छोड़ो और लोगों को समझना सीखो। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम सभी जानते हैं मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसके अलावा हिंदू संस्कृति और ज्योतिष शास्त्र में भी मोर पंख का खास महत्व है। कहते हैं मोर के पंखों में देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है। ज्योतिष के मुताबिक घर में विधिवत तरीके से मोर पंख स्थापित करने से सारे दुख दर्द और घर के सभी वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। इसके अलावा रंग बिरंगे मोर पंख हमें ये भी सीख देते हैं कि हमारा जीवन भी इसी तरह के रंगों से भरा पड़ा है, कभी खुशी के रंग तो कभी गम के रंग। लेकिन क्या ये आप जानते हैं कि भगवान राम पर एक मोर ने कर्ज चढ़ा दिया था, जिसे उन्होंने अगले जन्म में उतारा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वनवास के दौरान माता सीता को पानी की प्यास लगी। राम जी ने चारों ओर इधर उधर देखा, उन्हें दूर दूर तक जंगल ही जंगल दिख रहा था। उन्होंने जंगल देवता से प्रार्थना की और कहा कि हे जंगल देवता, हमें पानी की ओर जाने का रास्ता बताइए। थोड़ी देर में एक मोर आया और उसने राम जी से कहा, प्रभु चलिए, मैं जलाशय तक आपका मार्गदर्शक बन जाता हूँ, लेकिन रास्ते में कोई भूल चूक होने की संभावना है। राम जी ने पूछा, वो क्यों? मोर ने कहा, प्रभु मैं तो उड़ता हुआ जाऊंगा और आप चलते हुए, ऐसे में आप रास्ता भटक सकते हैं, इसलिए मैं रास्ते के बीच बीच में अपना एक मोर पंख निशानी के लिए छोड़ता जाऊंगा। उसका पीछा करते करते आप जलाशय तक पहुंच जाएंगे। दोस्तों, सच बात यह है कि मोर के पंख एक विशेष समय और एक खास मौसम में ही बिखरते हैं। अगर वो अपनी इच्छा के विरुद्ध पंखों को बिखेरेगा तो उसकी मृत्यु हो जाती है, और वही इस मोर का भी हुआ। आखिर में जब मोर अंतिम सांस ले रहा था तो वो कहता है कि मैं कितना भाग्यशाली हूं कि जो सारी दुनिया की प्यास बुझाते हैं, ऐसे प्रभु की प्यास बुझाने का मुझे सौभाग्य मिला। मेरा जीवन धन्य हो गया, अब मेरी कोई भी इच्छा शेष नहीं रह गई। इस पर श्री राम ने मोर से कहा कि मेरे लिए तुमने जो मोर पंख बिखेर कर मुझ पर जो कर्ज चढ़ाया है, मैं उस कर्ज को अगले जन्म में जरूर चुकाऊंगा। उसके बाद अगले जन्म में भगवान राम ने कृष्ण का अवतार लिया और अपने सिर पर मोर पंख धारण किया। आप भी मोर में प्रभु राम और श्री कृष्ण के दर्शन कर सकते हैं और साक्षात
मोर पंख को अपने मंदिर में सजाकर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। मैं पिछले हफ्ते जयपुर जिस स्थान पर गया वहां कम से कम 200 मोर थे, जिनके साथ रहने का आनंद और सौभाग्य मुझे मिला। इसलिए सारी जानकारी एकत्र करके आपसे साझा की। आप भी जब कभी मोर को देखें तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र बोलकर ये अनुभव कर सकते हैं कि आप भी साक्षात कृष्ण जी के दर्शन कर रहे हैं। सच में ये मोर पंख इतना भी सुंदर ना होता कृष्ण अगर ये तेरे सिर पर ना सजा होता। नमस्कार। आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। गदरपुर के विधायक और पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे एक बार फिर अतिक्रमण के मामले के चलते सुर्खियों में हैं, जिस पर जिला प्रशासन ने उनके आवास स्थित कैंप कार्यालय को अतिक्रमण की जद में बताते हुए नोटिस जारी किया है और संबंधित भूमि को हटाने के आदेश दिए हैं, जिस पर विधायक ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कहा कि अगर वे अतिक्रमणकारी है तो अवैध अतिक्रमण का तुरंत ध्वस्तीकरण किया जाए। साथ ही इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशासन पर भेदभावपूर्ण कार्रवाई का आरोप भी लगाया। हमारे आवास पे, ऑफिस पे सरकार द्वारा नोटिस लगाया गया कि ये जमीन सरकारी है। हो सकता होगी और हो सकता है कि मेरी जानकारी में या हो सकता है जानकारी में ना भी हो, लेकिन जिम्मेवारी मेरी बनती है। सरकारी आवास पर अगर जो कोई मान लो कि शेड बना होगा। देहरादून में मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति ने गैरसैंण में ऑक्सीजन की कमी संबंधी बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन किया है। समिति के कार्यकर्ताओं ने विधायक हॉस्टल पहुंचकर लैंसडॉन विधायक दिलीप सिंह रावत के नाम सांकेतिक रूप से ऑक्सीजन सिलेंडर और गर्म कपड़े सौंपे। संयोजक लुशुन टोडरिया ने कहा कि भराड़ीसैंण को लेकर दिया गया बयान दुर्भाग्यपूर्ण है और यह पहाड़ की जनता का अपमान है। जय उत्तराखंड साथियों, इस समय मैं विधायक हॉस्टल आवास के बाहर हूं और हमारे जो लैंसडॉन क्षेत्र के विधायक हैं दिलीप रावत जी, वो कहते हैं कि गैरसैंण में ऑक्सीजन की कमी है। तो अगर उनको ऑक्सीजन की कमी लगती है तो हम उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर लाए हैं विधायक दिलीप सिंह रावत जी के लिए। आप पहाड़ के विधायक हैं, आपको गैरसैंण में ऑक्सीजन की कमी लगती है, इतने दुर्गम क्षेत्र से आप चुन के आते हो और आपको ऑक्सीजन की कमी लगती है। ऊपर से आप कह रहे हो हमें ठंड भी लगती है। ठंड के लिए भी हमने उचित व्यवस्था कर रही है। आपके लिए सॉल भी लाए हैं और ये सॉल मूल निवासी वाला सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है कि जिस पार्टी में आप हो। पौड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सर्वेश पवार ने पुलिस कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न शाखाओं के कार्यों की समीक्षा कर अभिलेखों के सुव्यवस्थित रख रखाव और डिजिटलीकरण के निर्देश दिए। लंबे ट्रायलों और जन शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए अधिकारियों को समयबद्धता और पारदर्शिता बरतने को कहा। डीसीआरबी शाखा को गुमशुदा व्यक्तियों और वाहनों का विवरण वत्सालय और जिप नेट पोर्टल पर तुरंत अपडेट करने के निर्देश दिए। देहरादून में पीआरडी जवानों ने प्रेस वार्ता कर अपनी मांगों को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। प्रांत रक्षा दल के प्रदेश संयोजक प्रमोद मंद्रवाल ने कहा कि राज्य गठन के 25 वर्ष के बाद भी पीआरडी जवानों की स्थिति स्पष्ट नहीं है। उन्हें वर्ष भर नियमित रोजगार नहीं मिलता है और जरूरत पड़ने पर ही ड्यूटी दी जाती है। उन्होंने कहा कि समान कार्य के बावजूद होमगार्ड और पीआरडी के वेतन व सुविधा में भारी असमानता है। वो भी उनको भी रोजगार मिल जाए। हमारे 10,000 लोग हैं कम से कम, जिसमें 4 से 5,000 लोग जो है कि टेम्परेरी ड्यूटियों पे हैं। जब जरूरत पड़ती है तभी बुलाया जाएगा। जैसा भी 4 धाम यात्रा शुरू होगी तब बुलाया जाएगा, परीक्षा ड्यूटी होगी तब बुलाया जाएगा, कोई आपदा आ जाए, कोई मेला होगी तब बुलाया जाता है। बाकी उसके बाद उनको घर बिठाया जाता है। मतलब वो ऐसा हो गया कि अटकटा पेड़ हो गया। वो ना खड़ा है ना नीचे गिरा हुआ है। ये स्थिति उसके साथ, वो कहीं जा भी नहीं सकता, कहीं मेहनत मजदूरी। कल तक तो वर्दी पहने हुआ था। आज 25 साल उत्तराखंड को बने हो गए हैं, लेकिन पीआरडी की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इसमें 365 दिन का रोजगार तो है ही नहीं। कुछ जवानों को जो है कि
बीते दिनों लालकुआं तहसील पहुंचे नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने लालकुआं क्षेत्र में बढ़ते अवैध शराब और नशीले पदार्थों के व्यापार पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए पुलिस द्वारा आबकारी विभाग के अधिकारियों को सख्त चेतावनी दी थी। उन्होंने कहा था कि अब किसी भी स्तर पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवैध शराब और नशाखोरी के विरुद्ध यहाँ पर जन शिकायतें प्राप्त हुई हैं। जिला आबकारी अधिकारी, पुलिस प्रशासन और जो हमारी अदर एजेंसीज हैं उनको इस क्षेत्र में सघन ड्राइव चलाने के लिए कहा गया है। इनपुट्स के आधार पर जो इनके सोर्स हैं, हैंडलर्स हैं और जो इनके सिंडिकेट्स हैं उन तक भी पहुंचकर जो जखीरा है उसे बरामद करके ऐसे सिंडिकेट्स को समाप्त करने के लिए इनको सख्त हिदायत दी गई है। अभी जो है रामनगर क्षेत्र में कुछ ड्राइव्स चली हैं, लामा चौड़ क्षेत्र में चली है, तो जहां जहां शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उनमें एजेंसी से कार्रवाई करवा के इन पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। देहरादून में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का पुलिस ने खुलासा करते हुए 3 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परमेंद्र सिंह डोभाल के निर्देश में की गई कार्रवाई में हत्या में प्रयुक्त लोहे की रॉड, हथौड़ा और पेचकस बरामद किए गए हैं। 28 वर्षीय दिव्यांश धीमान ने 9 फरवरी से लापता था, जिसकी गुमशुदगी बसंत विहार थाने में दर्ज थी। जांच में पैसों के लेन देन का विवाद सामने आया। आरोपियों ने हत्या कर शव को चिड़ियापुर जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हरिद्वार बाईपास मार्ग से गिरफ्तार किया। कोर्ट केस के सिलसिले में उसकी एविडेंस थी। यहाँ आने के बाद वो अपने कुछ दोस्तों के साथ चला गया था। 11 तारीख तक जब वो घर नहीं आया तो उसके फादर, जिनका नाम संतराम धीमान है, उन्होंने इस संबंध में थाना बसंत विहार में एक गुमशुदगी दर्ज कराई थी। उस गुमशुदगी की जांच को आगे बढ़ाते हुए हमारे जो विवेचना अधिकारी है, जो विवेचक हैं, उन्होंने जब उनके घर में जाके जो जिन लोगों के साथ ये गया था उनसे पूछताछ की उनके घर में, तो ये बात संज्ञान में आई थी कि ये 3 अन्य दोस्तों के साथ में था और लास्ट में एक टैक्सी में भी ये देखा गया था। फिलहाल हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।